नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मुल्क की मईशत दूसरी तिमाही में 8.4% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये तरक्की की शरह सभी अंदाजों के मुताबिक ही रही। मईशत में सुधार की सबसे बड़ी वजह खपत और इन्वेस्टमेंट में सुधार रहा। वैक्सीनेशन, कम ब्याज शरहों की वजह से सेंटीमेंट में भी सुधार दिखा गया। ये लगातार चौथी तिमाही है जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP की तरक्की पर पॉजिटिव जोन में रही है। फिस्कल डेफिसिट पूरे साल के निशाने के मुकाबले में अप्रैल से अक्टूबर के बीच 36.3% या 5,47,000 करोड़ रुपए रही। जुमला खर्च 18,27,000 करोड़ रुपए का रहा। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो फिस्कल डेफिसिट 2020-21 के बजट में 119.7% रहा था। फिस्कल डेफिसिट का मतलब हुकूमत का जितना खर्च है उसके मुकाबले में इनकम में कमी से है। इस साल के लिए हुकूमत ने फिस्कल डेफिसिट का निशाना 6.8% रखा है। हालांकि हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं है क्योंकि उसने हाल ही में मुफ्त राशन का डिस्ट्रीब्यूशन का जो वक्त था उसकी मियाद में इजाफा किया था। इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। मंगल के रोज राज्यसभा में हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर 2020-21 में 3,72,000 करोड़ रुपए उसने जुटाए थे। इसमें से रियासतों को सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए ही दिए गए। 8 अहम इंडस्ट्रीज की ग्रोथ अक्टूबर में 7.5% पर रही। इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ नेचुरल गैस की रही जो 25.8% थी। कोयले की ग्रोथ 14.6%, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की 14.4% और सीमेंट की 11.3% ग्रोथ रही। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और फर्टिलाइजर्स में भी तरक्की देखी गई। हालांकि कच्चे तेल की ग्रोथ में सिर्फ 2.2% की गिरावट रही। पार्लियामेंट में हुकूमत की मनमानी जारी है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने अपोजिशन के 12 राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस लेने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन को कार्रवाई करने का हक है, इसी तरह ऐवान भी कार्रवाई कर सकता है। मुतालबा मुस्तरद होने के बाद अपोजिशन ने दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया। इनमें कांग्रेस, DMK, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP भी शामिल हैं। इसके साथ ही ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई थी। कबल ही अपोजिशन जमातों ने सरमाई इजलास में अपनी हिकमत अमली पर गहराई से बातचीत की और फिर राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। कांग्रेस, DMK, शिवसेना, NCP, CPM, CPI, RJD, मुस्लिम लीग, MDMK, LJD, RSP, TRS, केरला कांग्रेस और दीगर 2 पार्टियों के अरकान ने पार्लियामेंट में मीटिंग की। राज्यसभा से अपोजिशन के 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली से पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में हंगामा आराई का इम्कान बढ़ गया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। लोकतंत्र में तानाशाही, it is the house after a resolution is moved that has taken action, and also they please hear me, please hear me. Even about these members, on 10th August, go to the records. If you want, I will ask that to be released again. 10th, we have named members. On 10th, we have named members. We have requested them also to go to the respective seats. I appealed. Please, Ramesh, when the chair is speaking, you are not supposed to disturb him. I heard the LOP. Right? Okay. Not the house except some opposition parties. Okay? I agreed. And then one minute coming. No, please sit down, no, please. When a chair is speaking, don't interrupt him. It will not go on record. I will not call you again. And I heard him fully. These people on 10th August go through the proceedings of the House. The deputy chairman made appeal number of times. Sometimes even took the names also. Later also it was in the bulletin also it was published about the people who are indulged in this act.
And Revant, no, you say no. You say no. I am not doing it. Please. What is this? What is this? What is this? Please sit down. Sit down. Sit down, Mr. Venugopal. This is not the way. See, you try to mislead the house. You disturbed the house. You ransacked the table, and you also threw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. I am grateful to you that you have given me an opportunity to raise the issue under Rule 256. Sir, just I will make a brief statement so that everybody can understand what Rule 56 Statements are not allowed. Garge, you know, you make submission. I am making submission. Sir, I wish to raise a very important procedural issue relating to suspension of 12 members of Rajya Sabha for the entire duration of the session. Yesterday, on adoption of motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs, the moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure regarding suspension of members provided under Rule 256. At the time the Minister was moving the motion, I sought to raise a point of order under the provisions of Rule 258 of the Rules of Procedure. As per the well-established conventions, every member who seeks to raise a point of order has to be permitted by the chair to raise the point of order. Furthermore, when the leader of opposition is seeking to raise a point of order, they have to be allowed to raise the same. I was, however, not allowed to raise my point of order. Right. This is itself a gross violation of the well-settled, time-honored parliamentary convention. Now coming to the provisions of the suspension of members under provision of sub-rule 1 of Rule 256, before a motion is moved, में तानाशाही लोकतंत्र में तानाशाही लोकतंत्र में हिटलरशाही लोकतंत्र में हिटलरशाही मोदी शाही मुर्दाबाद मोदी शाही मुर्दाबाद Don't kill democracy! Don't kill democracy! Don't kill democracy! Don't kill democracy! ಕೊಲ್ಲಾದೆ ಕೊಲ್ಲಾದೆ ಜನನಾಯಕத்தை ಕೊಲ್ಲಾದೆ 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 ಜನನಾಯಕத்தை ಕೊಲ್ಲಾದೆ 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 ಜನನಾಯಕத்தை ಕೊಲ್ಲಾದೆ Don't kill democracy! Don't kill democracy! Don't kill democracy! Don't kill democracy! Don't become a despot! Don't kill democracy! Don't kill democracy! जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से अरे जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से अरे जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से अरे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से अरे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से अरे जय जवान के नारों से जय किसान के नारों से। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुअत्तली वापस लेने पर अरकान पार्लियामेंट को माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली रद्द होने पर अरकान पार्लियामेंट को माफ़ी मांगनी होगी। इसी जानिब कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं लगता कि ऐवान में जो कुछ हुआ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क की आवाम अब इस तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की हालत ख़राब है तो इसका जिम्मेदार कौन है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने और नंदीग्राम में सीपीएम ने किसानों पर गोलियां चलाई थी। monsoon session, that is 11 August 2021, thereby lowering the dignity of and bringing the disrepute to the August House by following members and resolve for above compelling reasons to suspend these members from the service of the House for the remainder
of the 255th session under Rule 256 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha. Name: Number 1, Shri Alaram Karim, CPM, Mrs. Pholo Devi Netam, INC, Ms. Chaya Verma, INC, Shri Rupin Bora, INC, Shri Binay Vishwam, CPI, Shri Rajmani Patel, INC, Shri Miss Dola Den, TMC, Shri Dola Sen, Miss Dola Sen, TMC, Srimati Janta Chetri, TMC, Shri Syed Nasir Hussain, INC, Srimati Priyanka Chaturvedi, Shiv Sena, Shri Anil Desai, Shiv Sena, Shri Akhilesh Prasad Singh, INC. The question is that the motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs be adopted. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. किसानों के मामले पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान पार्लियामेंट की तरफ से किए गए जोरदार शोर की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मंगल को दोबारा मुलतवी होने के बाद जैसे ऐवान की कार्रवाई 3 बजे शुरू हुई, टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर किसानों के मामले पर नारेबाजी की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा आराई करने वाले अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो ऐवान में अमन बरकरार रखें और अपनी सीटों पर जाएं। Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Srimati Delkar, Kalaben, Mohan Bhai. मैं कलाबेन मोहन डेलकर जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और ये इतनी बेहतरीन स्कीम है, मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक गरीब पशुपालक के लिए इससे बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती थी। माननीय सदस्य, आंध्र प्रदेश जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप प्लीज अपनी सीट पर जाइए। आप जिसकी डिमांड करते हैं उस पर प्रश्न आया, आप अपनी सीट पर जाइए। नहीं, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। आप आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के मामले पर कई बार इश्यू उठाते हैं, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने सभी माननीय सदस्यों को कहा है कि प्रश्नकाल के अंदर, ये प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का है, उनको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है चर्चा संवाद करने का। माननीय सदस्य अगर प्रश्नकाल के अंदर हंगामा करेंगे तो कैसा सकारात्मक माहौल जाएगा, ये उचित नहीं है। अच्छे वातावरण को बनाए। आपकी मैंने किसी बात को नहीं माना है तो आप बेल में आइए, उसके पहले बेल में आना कहाँ तर्क है, ये तर्क उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल को अपोजिशन के अरकान की मुअत्तली वापस लेने के लिए माफी मांगने की हुकूमत की शर्त पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि इसे ऐवान को बताना चाहिए कि अवाम से जुड़े मसाइल को उठाना क्या गलत है और इसके लिए क्या माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट करते हुए जवाबी हमला करते हुए सवाल किया, किस बात की माफी? पार्लियामेंट में अवाम की बात उठाने की? बिल्कुल नहीं। हुकूमत ने मंगल को राज्यसभा में पार्लिमानी और जमहूरी जज्बे का मुजाहरा करते हुए डैम सेफ्टी बिल 2021 को ऐवान में पेश करने से मौखर कर दिया और कहा कि उसे अपोजिशन के साथ बहस के बाद मंजूर किया जाएगा। वाज़ेह है कि 12 अपोजिशन अरकान की ऐवान से मुअत्तली की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस समेत पूरी अपोजिशन ने दिन भर ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट किया। लंच के बाद राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने डैम सेफ्टी बिल 2021 पेश करने के लिए जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम पुकारा तो वो बिल पेश करने के लिए खड़े हुए। इसी दौरान पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने उन्हें रुकने का इशारा किया और कहा कि ये एक अहम बिल है, लेकिन अपोजिशन के अरकान ऐवान से वॉकआउट पर हैं। हुकूमत नहीं चाहती है कि ये बिल बहस के बगैर मंजूर हो। हुकूमत तामीरी और मुस्बित तनकीद का खैर मकदम करती है, इसके लिए अपोजिशन के अरकान के ऐवान में आने के बाद इस बिल पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक अपोजिशन अरकान दिन भर वॉकआउट पर हैं। ये बिल अहम है,
मेरी तजवीज़ है कि इस बिल को अपोजिशन से बहस के बाद ही मंजूर किया जाए। तो वो भावना मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, डैम सेफ्टी बिल एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हम भी बिना अपोजिशन हम चलाना नहीं चाहते हैं। हमको कंस्ट्रक्टिव सजेशन चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए हम ओपन है। हम कभी भी, जब लास्ट टाइम मानसून सत्र चला तब भी हमने बिना चर्चा चलाने का हमारा कोई मकसद नहीं था। इवन एज ए पार्टी ऑल्सो, आवर पार्टी इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन दिस कंट्री, हैविंग द मैंडेट ऑल्सो, द पीपल सपोर्ट ऑल्सो, वी आर डेमोक्रेटिक एंड आवर लीडर इज ऑल्सो वेरी वेरी डेमोक्रेटिक। और इसके बाद अभी इसके इतने सब होने के बाद भी त्रिपुरा का इलेक्शन कितना शानदार रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है, ये सब जानते हैं। और जितना इलेक्शन ये फॉर्मूलाज के बाद अभी तक हुआ है, उसमें मोर देन 50% हमारे पक्ष में है। मैं पूरा आंकड़ा इधर रखना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपका अनुमति है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, एज फार एज आई हैव द इन्फॉर्मेशन, अपोजिशन हैज बाइकॉटेड फॉर ए डे। तो इसीलिए अगर वो कल आ रहे तो लेट अस वेट। हम सरकार इंतजार करने के लिए तैयार है। हम ये डिस्कशन जो डैम सेफ्टी बिल का डिस्कशन है, हम कल ले सकते हैं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। जैसा माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था, और मैं भी महसूस करता हूं हम सब यहाँ बैठकर कि सदन में पूर्ण चर्चा जब सब मौजूद हों तो मरकजी हुकूमत अब किसान तहरीक को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक्शन में आ गई है। लोकसभा और राज्यसभा में 3 ज़राई क़वानीन के वापस लेने के बावजूद धरने के मकाम पर बैठे किसान तंजीमों की MSP कानून की मांग पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने MSP कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही इस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 किसान कायदीन के नाम मांगे गए हैं। किसान कायद मनजीत सिंह राय ने कहा कि कल कमेटी में शामिल होने वालों के नामों की लिस्ट जारी की जा सकती है। सिंगू बॉर्डर पर मंगल की शाम को 32 किसान तंजीमों की तरफ से की गई मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग के बाद किसान कायदीन ने कहा कि ज़्यादातर किसान तंजीमें अब तहरीक को ख़त्म करने के हक़ में हैं। हालांकि राकेश टिकैत और गुमनाम चढ़ूनी तहरीक को जारी रखने पर अड़े हुए हैं। हालांकि यूनानिमसली सब यही चाहते हैं कि पूरे मसाइल का हल निकले। अब 4 दिसंबर को SKM की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में तहरीक की वापसी का ऐलान हो सकता है। इस मीटिंग के बाद किसान कायद हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हमसे 5 मेंबरों की लिस्ट मांगी है, हम 1-2 दिन में लिस्ट सौंप देंगे। अब 4 दिसंबर को हम संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद किसान तहरीक पर फैसला लिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की क़यादत में यूपी के मुसलमानों की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है और उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मायावती ने मंगल के रोज लखनऊ में वाक़ अपने दफ्तर में आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से अपनी पार्टी का जायजा लेने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक करती है। BSP सरबराह मायावती ने कहा कि रियासत का मुसलमान बीजेपी हुकूमत के दौरान परेशान है। अक़लियतों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, नए नए उसूल वज़ा करके मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में BSP की हुकूमत बनने के बाद हम अपनी हुकूमत में सभी को तरजीह देंगे। समाज में से मुस्लिम समाज और जाट समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनको विशेष जिम्मेवारी सौंपी गई है, उनकी मीटिंग बुलाई गई है। आपको मैंने बताया कि मैंने पिछले महीने ही OBC समाज के और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के और जाट समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, तो उनको मैंने कुछ लोगों को जनरल सीटों पे लगाया हुआ, जनरल विधानसभा की, तो उनकी मैंने समीक्षा पिछले महीने की थी। तो आज केवल रिजर्व सीट के लोगों को बुलाया हुआ है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बैठक में मैं मीडिया बंधुओं को बुलाऊं, लेकिन बीच बीच में आप लोग थोड़ा नाराजगी महसूस करते हैं कि बहन जी ट्वीट कर देती है, प्रेस नोट जारी कर देती है, हमें नहीं बुलाती हैं।
तो इसलिए आप लोगों को बीच में ये आज फिर बुलाया गया है। इस बात का जवाब मैं एक बार नहीं कई बार दे चुकी हूँ, और मेरे ख्याल जब मैं इस बात का जवाब देती हूँ लगता है आप सोते रहते हैं। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। ये तो वक्त बताएगा। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 6,69,121 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 8,293 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 26,26,40,330 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 52,28,834 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 2,02,40,768 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। वजारत सेहत के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में 8,309 कोरोना के नए मरीज सामने आए, 236 अमवात दर्ज की गई। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद 1,03,859 तक पहुंच गई, जो कि पिछले 544 दिनों में सबसे कम है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस के जुमला मामले फिलहाल 1% से भी कम है, जो मौजूदा वक्त के हिसाब से 0.3% है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 9,905 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत मचा दी है। इस नए वेरिएंट के अब तक 100 से ज्यादा केसेस साउथ अफ्रीका में मिले हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, बोत्सवाना, हांगकांग, इसराइल और कनाडा में भी इस वेरिएंट की पहचान हुई है। कई मुल्कों ने नए वेरिएंट से बचने के लिए साउथ अफ्रीका से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। स्टडीज में सामने आया है कि वेरिएंट अब तक सामने आए कोरोना के सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस नए वेरिएंट के म्यूटेशन में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को भी तोड़ने की सलाहियत है। ऐसे में वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी इससे खतरा है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां फाइजर और बायोटेक ने कहा है कि इस बात को लेकर अभी कोई स्टडी नहीं है कि उनकी वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है या नहीं। ऐसे में एहतियात ही बचने का बेहतर तरीका है। एक बार फिर से हमें सभी कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा ताकि दूसरी लहर जैसी नौबत मुल्क को ना झेलनी पड़े। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के हिंदुस्तान पहुंचने के भी अंदेशे जताए जा रहे हैं। इस बीच मुल्क की कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि हुकूमत संगीन बीमारियों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए वैक्सीन की एडिशनल डोज पर नई पॉलिसी लाने जा रही है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप यानी NTAG इस पॉलिसी को 2 हफ्ते में तैयार करेगा। NTAG मुल्क के 44 करोड़ बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी नई पॉलिसी लाने जा रहा है। अरोड़ा ने कहा कि मुल्क के कई लैब्स फिलहाल नए वेरिएंट पर हिंदुस्तान में मौजूद वैक्सीन की एफिकेसी की जांच कर रहे हैं। इसमें 2 हफ्ते लग सकते हैं। इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन नए वायरस से किस हद तक लड़ने में काबिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद कई मुल्कों में बुजुर्गों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल भी शामिल हैं। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज ऐवान बाला राज्यसभा को बताया कि मुल्क में अब तक कोरोना की नई किस्म ओमाइक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया, लेकिन इस सिलसिले में तमाम तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं। वक्फे सवालात के दौरान ज़मीनी सवालात का जवाब देते हुए मांडविया ने कहा कि दुनिया के 14 ममालिक में इस नए किस्म का पता चला है, लेकिन हिंदुस्तान में अब तक एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। वायरस के संदर्भ में उन्होंने बताया, वेरिएंट के संदर्भ में बताया, तो मैं बता दूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी
दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। एयरलाइंस कंपनियों ने कई इंटरनेशनल रूट पर हवाई किराया बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान से अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और कनाडा जैसे मुल्कों के लिए हवाई किराए दुगने तक हो गए हैं। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की हवाई सफर करने वाली परेशानियां यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से लागू नई गाइडलाइंस भी मंगल की आधी रात से लागू हो रही हैं। इन गाइडलाइंस में तय की गई प्रोसेसेस की वजह से मुसाफिरीन को एयरपोर्ट पर भी 6 घंटों तक इंतजार करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से लंदन के लिए फ्लाइट टिकट का रेट लगभग 60,000 से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गया। दिल्ली से दुबई का हवाई किराया लगभग दुगना होकर 33,000 रुपये हो गया। इससे पहले दिल्ली से दुबई का राउंड ट्रिप टिकट 20,000 रुपये में पड़ता था। दिल्ली से अमेरिका की राउंड ट्रिप कॉस्ट पहले 90,000 रुपये से 1,20,000 रुपये के बीच थी, यह बढ़कर अब लगभग 1.5 लाख रुपये हो गई है। पंजाब के खरड़ में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार करने के लिए डिवाइडर पर खड़े 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों लोग 25 फुट दूर जाकर गिरे। इसके बाद तेज रफ्तार कार स्ट्रीट लाइट के पोल से टकराकर करीब 10 फीट हवा में उछलती हुई सड़क पर जा गिरी। ये शदीद हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हैं। उतरी और टायर भी खुल गया गड्डी का। हाँ जी, गड्डी एक बंदा पिया ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ किधर पिया। एडमिरल आर हरि कुमार ने इंडियन नेवी के नए सरबराह का ओहदा संभाल लिया। कुमार ने कहा कि एडमिरल करमबीर सिंह आज 41 साल तक मुल्क की खिदमत के बाद रिटायर हो चुके हैं। हम उनकी क़यादत और गाइडेंस के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। इंडियन नेवी हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेगी। एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि पिछले 30 महीने इंडियन नेवी के सरबराह के तौर पर काम करना उनके लिए काफ़ी फ़ख्र की बात थी। इस दौरान मुल्क और नेवी कोविड वबा के चलते मुश्किल वक्त से गुजरी है। Ladies and gentlemen, Suprabhat, good morning. It's a matter of great honor for me to take over as the 25th Chief of Naval Staff of the Indian Navy. हमारे महान देश के मजबूत नौसेना के अध्यक्ष के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए मुझे बहुत गर्व और खुशी हो रही है। भारतीय नौसेना का फोकस हमारे नेशनल मैरिटाइम इंटरेस्ट और मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस पर है और इसके लिए हम अपना पूरा ताकत लगाएंगे। मेरे प्रेडिसेसर्स विजनरी लीडरशिप के साथ नौसेना को गाइड किया है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।